हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ कारण से 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया। आज उसी कंटिन्यूशन में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे उसी की और प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point of charge of equal strength. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half of the height. The equilibrium separation between the balls now become। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखने की है फिजिक्स में कि फिजिक्स में एक ही जो है टॉपिक की अगर आपको क्लियर है तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। एक प्रॉब्लम में कई टॉपिक शामिल हो जाते हैं। जैसे अब एक ये क्वेश्चन आया है, इसमें टेंशन वाली प्रॉब्लम जो हमने जो किसी भी थ्रेड से कोई वेट लटका होता था तो उसमें जो टेंशन की हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, वो भी इसमें देखना पड़ेगा हमें। और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो कूलम फोर्स है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। दोनों फोर्स को कंसीडर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हमें एक प्रॉब्लम में कई चैप्टर के फॉर्मूले फिट करना पड़ते हैं, तब वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि एक पिथ बॉल्स हैं दोनों पे क्यू कूलम चार्ज है, इक्वली चार्ज है। मान लिया हमने क्यू कूलम चार्ज है और ये लटकी हुई हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट में वो ऐसी रहती हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इक्वली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो रिपल्सन की वजह से यूं ना होकर के ये ऐसी हो जाएंगी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब इस तरह से है तो इसकी जो लेंथ है वो y है जहां से ये लटकी हुई है, और दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r है। ठीक। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हमने इनकी जिस लंबाई से लटकी थी उसको कम कर दिया, ये धागे छोटे कर दिए और यहाँ लटका दिया इनको। और ये धागे की लंबाई y/2 है, पहले y थी, मतलब इसकी जो जहाँ से लटकी थी उसकी वर्टिकल लेंथ पहले y थी, अब y/2 हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, यानी ये r की वैल्यू, दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक। इस पिथ बॉल का सपोज करो m मास है तो ये mg यहाँ काम करेगा और ये रिपल्सन है इस पे, तो Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ काम करेगा। ठीक। और इसका धागे का टेंशन ऊपर काम कर रहा है, और ये अगर θ1 है तो ये T cos थीटा यहाँ काम करेगा और T sin थीटा यहाँ काम करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट T sin थीटा इसके जो कूलम फोर्स है उसको बैलेंस करेगा और T cos थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा। ठीक। तो यहाँ से देखेंगे हम T sin थीटा इज इक्वल टू Fe T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। ठीक। और tan थीटा की यहाँ से वैल्यू रख लेंगे हम। tan थीटा क्या होगा, ये r/2 होगी इतनी। ठीक है, जब ये पूरी r है तो ये लेंथ इसकी y है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है।
तो ये रखेंगे R/2 अपॉन वाई, तो ये आएगी Fe की वैल्यू। ठीक है, अब Fe की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये mg है ही है। ठीक, ये R/2y। तो यहां से 1/4πε0, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये 2 का है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा mg। ठीक, ये हो जाएगा R/2y। तो यहां से आ रहा RQ इज इक्वल टू 2y, 2 इधर चला जाएगा तो ये 4 2 जा हो जाएगा 8, 2 4 जा 8। ठीक, और ये इधर आके ये R स्क्वायर और R मिलके RQ हो गया। 8y क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 mg। ठीक, ये RQ की वैल्यू हुई। ठीक, तो इससे क्या कौन वो निकल रहा है, इससे कॉन्क्लूजन क्या निकल रहा, इससे कॉन्क्लूजन ये निकल रहा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y की पावर 1/3 से। ठीक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 4πε0 कॉन्स्टेंट, mg कॉन्स्टेंट, ये सारे कॉन्स्टेंट हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट हैं। तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके। ठीक, तो अब इससे क्या निकलेगा, R1/R2 इज इक्वल टू y1/y2 पावर 1/3। तो R2 हमें R1 कितनी है, R1 R है। ठीक है, R2 हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो y2 कितनी कर दी हमने, y1 की हाफ कर दी। ठीक है, y2 कितनी कर दी, जो द्वारा वाली जो है y2, वो पहले वाली y1 की हाफ कर दी है हमने, y की जगह y1 ले लिया, कंफ्यूजन दूर ना हो। तो अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते, इसको r मान सकते हैं, इसको R1 मान सकते, इसको y मान सकते, इसको y1 मान सकते। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो y1 क्या मतलब है, y/2 हो गया। ठीक है, और 1/3। ठीक, तो R/R1। ठीक है, अब इसको हम
अपॉन R1 इज इक्वल टू 2⁻1/3। ठीक है, तो इसका मतलब R1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/2⁻1/3। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R2⁵। ठीक, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। इसमें हमें दो फोर्स लेके चलना पड़ेंगे। एक तो इसका कूलम फोर्स जो कि रिपल्सन फोर्स है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेगा, और इसका वेट जो कि mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। इसके टेंशन को फिर हम टेंशन के उसके कंपोनेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो mg के बराबर होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी साइन थीटा आएगा वो fe के बराबर होगा। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल से पुट करेंगे, तो इससे हमें आर और वाई में रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, और जब आर और वाई में रिलेशन पता चल जाएगा तो कांस्टेंट हटा के ये पता चला हमें कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R की पावर R 2⁻1/3। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। क्लियर। Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d is less than L apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres s. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। ठीक है, इसी तरह की एक बॉल है, दोनों चार्ज बॉल है, और चार्ज बॉल दोनों d डिस्टेंस से एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड हैं। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है, उसकी लंबाई L है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये कंडीशन ये है इसमें कि इसका चार्ज धीरे धीरे लीक हो रहा है। तो चार्ज जब लीक होगा, ठीक है, तो चार्ज लीक होगा तो इनके बीच का रिपल्सन फोर्स भी कम होगा। जब रिपल्सन फोर्स कम होगा तो जो ये बैलेंस किए हुआ था, मतलब टी साइन थीटा बैलेंस किए हुआ था Fe को, ठीक है, तो ये धीरे धीरे Fe कम होता जाएगा तो टी साइन थीटा बढ़ता जाएगा, तो ये क्लोजेस्ट आते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये सपोज करो v स्पीड से इधर को आ रहे हैं। ठीक है, दोनों v स्पीड से आ रहे हैं एक दूसरे के पास। जब इसका चार्ज लीक कर रहा तो ये दोनों v स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, जब ये v स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो हमें ये निकालना है कि v और x में रिलेशन क्या है। x क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। मतलब जैसे जैसे x कम होगी तो v कितना बदलेगा। ठीक ये निकालना है हमें। ठीक, यानी x की पावर निकालनी है कि v जैसे चेंज होगा तो x जैसे चेंज होगा। मान लो अभी x की वैल्यू d/2 थी तो v कुछ था, फिर x की वैल्यू और कम हो गई तो v कितना रहेगा। तो मतलब v का रिलेशन निकालना है x के चेंज के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ देखें, टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe। ठीक है, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो टेन थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। ठीक, अब अगर थीटा इज स्मॉल, इसमें एक कंडीशन और दी हुई है, d इज लेस देन L। ठीक है, तो d इज लेस देन L है तो थीटा इज स्मॉल होगा। ठीक है, तो थीटा स्मॉल होगा तो टेन थीटा की वैल्यू थीटा भी रख सकते हैं और इसको साइन थीटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ रख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg।
साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x/2 या ठीक है अपॉन एल, और एफ ई की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 q² अपॉन x² अपॉन mg, या के रख लेते हैं 1/4πε0 की जगह, ε0 की जगह, ठीक है। तो x³/2 के q² L अपॉन mg, ठीक है। तो यहाँ से आएगा q² = k mg x³ ये इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, q² = mg अपॉन 2k L x³, ठीक है। ये q² यहीं रहा, mg यहाँ चला गया, L अपॉन में आ गया, k भी अपॉन में आ गया, ठीक है, और q² वहीं रहा। तो q = mg अपॉन 2kL, ये सारे कांस्टेंट हैं, x की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज हो रहा है वो लीक हो रहा है, तो डी पर सेकंड कितना चार्ज लीक हो रहा है उसके लिए हमें dq/dt निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो dq/dt = √mg अपॉन 2kL और x³ का करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 और dx dt, ठीक है। जब t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3/2 x हो जाएगा, और फिर उसमें से 3/2 में से माइनस बन जाएगा, तो फिर 1/2 बचेगा x की पावर और dx dt आएगा, ठीक। अब ये हमें पता है कि कांस्टेंट रेट से चार्ज उसमें से लीक हो रहा है, तो dq/dt को हम मान लेते हैं -k, ठीक है। तो यहां पे रख लेंगे -k, ठीक, और ये आ जाएगा mg 2kL, ठीक है। ये सारा कांस्टेंट था, और हमने ये बताया कि dx/dt की वैल्यू क्या होगी, जो b और b से एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो जो dx/dt मतलब चेंज इन
पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो माइनस 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 भी, मतलब दोनों का जो वो होगा चेंज, तो वो हो जाएगा -2b। ठीक है, दोनों की स्पीड जो होंगी वो सॉरी माइनस प्लस माइनस b, तो ये दोनों की स्पीड जब ऐड होगी तो -2b आएगी। तो इसकी जगह रखेंगे हम 3/2 x⁻², और ये -2b। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाता माइनस से माइनस। ठीक है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, बोर्ड पर जगह कम है। ठीक है, तो अब इसका हम कर देंगे k का स्क्वायर। mg/2kl 3/2 x⁻1/2 था, तो ये हो जाएगा, जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4। ठीक है, और x का ये पावर हट जाएगा और ये हो जाएगा 4b²। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये k इस साइड जाएगा, हमें क्या करना है, इसको इधर ले जाना, k³ 2kl/9mg x, k इधर k और k का मल्टीप्लाई करके k³ हो गया =b²। ठीक है, तो बाकी सब तो यहाँ कांस्टेंट है, सारे जब कांस्टेंट हैं तो b² क्या हो गया, 1/x का ये हो गया, तो b क्या हो जाएगा, x⁻²। ठीक है, क्योंकि जे इधर जाएगा तो हाफ आएगा। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ये इतने कांस्टेंट हैं। ठीक, तो b² डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x⁻²। माइनस हो गया, इसलिए इसमें जब ऊपर आएगा ये 4, ये नीचे से ऊपर रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये इस तरह से है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है पिछले नीट के एग्जाम में। ठीक है, मतलब हमने पहले क्या किया, पहले tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। tan थीटा निकालने के बाद क्या किया कि थीटा स्मॉल दिए हुए है कि d <<l>l, तो उसे sin थीटा को मान लिया, तो sin थीटा की वैल्यू निकाल ली। sin थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से पुट कर दी। इस ट्राइंगल से पुट करने के बाद हमारा एक इक्वेशन आया, ओके, उस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, वो इक्वेशन क्या आया, v और x में रिलेशन आया। ठीक है, उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया डी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो dq/dt जो है उसको कांस्टेंट दिया है, कॉन्स्टेंटली लीक हो रहा चार्ज, तो उसको -k मान लिया क्योंकि डिक्रीज हो रहा चार्ज। ठीक, तो
ये जब पूरा सॉल्व किया तो वहां से dx/dt क्या होता है, v होता है, लेकिन यहाँ dx/dt क्या हो जाएगा, -2v हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। तो वहाँ dx/dt वैसे तो v होता है, लेकिन यहाँ इस केस में -2v हो जाएगा, तो उसको रख लेंगे वहां पर। तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो v की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा x⁻²। ठीक। Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is -e, the other is e plus delta e. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta is of the order of given mass of hydrogen mh is equal to 1.67 to 10 to the power minus 27 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंडीशन इन्होंने डिफर की है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई माना है इन्होंने, और प्रोटॉन पर चार्ज ई प्लस डेल्टा ई माना है। ठीक, ई प्लस डेल्टा ई। ठीक, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का, नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई माइनस ई, ठीक है, और प्रोटॉन का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई। तो इसका जो माइनस ई और प्लस ई कट जाएगा, तो नेट चार्ज आ जाएगा इस पे हाइड्रोजन एटम पे, ऑन हाइड्रोजन एटम डेल्टा ई। ठीक है, बस यही यहाँ पर थोड़ी समझने की चीज थी, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स इक्वल हो जाता है, यानी एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, नेट फोर्स जब उस पर 0 हो जाता है, तो हमें ऑर्डर निकालना है इसके चार्ज का, डेल्टा ई का। मतलब जब दोनों हाइड्रोजन एटम हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो जी एम दोनों का हिस्सा है m² / d² = k। क्यू कितना है दोनों का, डेल्टा की है, क्यू कितना है दोनों का, डेल्टा ई है अपॉन d²। ठीक है, तो हमें डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, तो डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू g/k m²। ठीक, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू g/k का अंडर रूट और m। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका हमें केवल ऑर्डर पता करना है, पूरी वो नहीं पता करना है इसकी डिजिट। तो अब यहां से देखें हम, g की वैल्यू कितनी होती है, 6 × 10⁻⁻11, और k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। इसका हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻27। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 3 2 या 6, यानी 2/3 आएगा। इसको वैसे ही बने रहने दो, 2/3 को ऐसे ही बने रहने दो। और ये होगा 9 और माइनस माइनस के हो जाएंगे 20। ठीक है, और 1.6 × 10⁻27। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये बाहर आके 10 हो जाएगा ये, और ये 1.6 × 10⁻27 है। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 1.6 √2/3 इंटू 10⁻⁻37। तो आंसर कितना आएगा, ये आ रहा है इसका ऑर्डर 10⁻⁻37। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के अराउंड आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 10⁻⁻37, इसका डेल्टा ई की वैल्यू। An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to time of fall of the proton is. इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू वर्टिकली अपवर्ड काम कर रही है और इलेक्ट्रॉन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, ठीक है। तो उसे जमीन पर आने में t1 टाइम लगता है, ठीक, यानी सेम डिस्टेंस कवर करने में t1 टाइम लगता है। और अब जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी हमने, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड काम करने लगी, तब हम इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन को गिरा रहे हैं ऊपर से, और प्रोटॉन को नीचे तक आने में यानी सेम डिस्टेंस कवर करने में, यानी यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एच डिस्टेंस कवर करने में जो है t2 टाइम लगता है। तो अब ये पूछ रहा है कि t2 और t1 में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, स्मॉलर होगा, ज़्यादा होगा, कोई रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, अब वैसे क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एच कैसे निकालते हैं अपन, ut प्लस हाफ at² से। u इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो t² इज टू होता है 2h/a, ठीक है। तो t इज टू हो जाता है 2h/a का अंडर रूट, ये इससे टाइम पीरियड निकलता है हमारा। अब ए क्या है, यहाँ पे ए जी होता है जनरली, जब वर्टिकल मोशन लेते हैं तो केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम करता है, जिसकी वैल्यू जी होती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा एफ जो लगेगा इस पर एफ वो लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी ई इंटू ई, ये इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। अब प्रोटॉन पर फोर्स कैसे काम करेगा, प्रोटॉन पर जो फोर्स है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन पर जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में काम करता है। तो इस पर भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉन पर, उसकी भी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ठीक। चार्ज दोनों का सेम होता है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता। तो हमने ये देख लिया कि जब पहली कंडीशन में वर्टिकली अपवर्ड काम कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पर जब उस समय इलेक्ट्रॉन गिरा रहे थे, तो उस समय जब इलेक्ट्रॉन गिरा रहे थे तो उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, ठीक। और जब प्रोटॉन गिरा रहे हैं तो हमने फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर दी। जब फील्ड की डायरेक्शन चेंज की हमने, तो फोर्स भी इस पर भी नीचे की तरफ काम करने लगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही पार्टिकल पे, यानी इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, दोनों पे वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, और उस पर उनका जो अर्थ का की वजह से उसका वेट है वो भी नीचे की तरफ काम कर रहा। तो दोनों की कंडीशन में A1 A2 कितना हो जाएगा, पहली कंडीशन में A1 हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इंटू जी प्लस ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा G/me
एम से एम कट जाएगा, जी प्लस ई अपॉन एम ई। ठीक है, ये A1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो और A2 की वैल्यू कितनी आएगी? A2 की वैल्यू भी क्या होगा, फोर्स उसमें भी नीचे की तरफ ही काम कर रहा, तो वो भी जुड़ जाएगा, यानी एम पी जी प्लस ई ई अपॉन एम पी। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये से जी प्लस ई अपॉन एम पी, तो ये A2 की वैल्यू आ गई। तो अब T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√2 A के। ठीक है, तो इसमें ए केस में किस केस में ज्यादा है, ये सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन का केस है, ये इलेक्ट्रॉन का केस है, ये प्रोटॉन का केस है, ये यहाँ एम पी लिया इसलिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का केस है और ये प्रोटॉन का केस है, जब ये प्रोटॉन का केस है, तो प्रोटॉन के केस में क्या होगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जब प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। ठीक, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन से। जब प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन प्रोटॉन की एक्सीलरेशन से ज्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नीचे आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी नीचे आ जाएगा तो इस पर समय कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में समय कम लगेगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा है, और एक्सीलरेशन और टाइम में ये रिलेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा है इसलिए ये टाइम कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को आने में, और वो इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा प्रोटॉन से। ठीक।